हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मंच पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय पधार चुके हैं। श्री इंद्र सिंह जी परमार माननीय मंत्री हमारे साथ मंच पर सुशोभित है। माननीय विधायक श्री भगवान दास सबनानी जी हमारे साथ हैं। पद्मश्री पद्म विभूषण देवेंद्र त्रिगुणा जी मंचासीन हैं। डीपी आहूजा सर प्रमुख सचिव आयुष विभाग हमारे मंच पर आ चुके हैं। श्रीमती आर उमा महेश्वरी जी मंच पर हैं। वैद्य श्री मनोज नेसरी जी मंच पर हैं। स्वागत है कौस्तुभ उपाध्याय जी का, गिरीश चंद्र शर्मा जी का, एस.एन. पांडे जी का, विनोद बैरागी जी का और प्रोफेसर डॉक्टर उमेश शुक्ला जी का। विश्व की अति प्राचीन संस्कृति का स्वामी हमारा भारत देश। भारतीय संस्कृति की अति प्राचीन अमूल्य धरोहर आयुर्वेद और आयुर्वेद के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील भारत की प्राचीन संस्था अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन, साथ में मध्य प्रदेश आयुर्वेद सम्मेलन एवं पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद संस्थान की सहभागिता के साथ आयोजित इस 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व तथा राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अपनी गरिमा में उपस्थिति से हमें अभिभूत और अनुग्रहित कर रहे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का हम सभी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही स्वागत करते हैं परम सम्मानीय मंच और मंच में विराजमान परम सम्मानीय सभी अतिथियों का। आइए अब समय है कार्यक्रम के परंपरागत शुभ आरंभ का, जिसके लिए हम सभी सविनय निवेदन करना चाहते हैं मंचासीन माननीय अतिथियों एवं विभूतियों से कि वे आयुर्वेद के प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी जी की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित करेंगे, साथ ही दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभ आरंभ करेंगे। पधारें। साथ ही धन्वंतरी वंदना के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर स्वाति बोटे जी को। तो हम सभी करतल ध्वनि से आदिदेव धन्वंतरी जी के से प्रार्थना करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम सफल हो। चक्रं जलोकां ददतमृतघटं चारुदार्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिधृत्यां शुकपरिविलासन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भूतोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवना प्रौढदावाग्निलीलं नमामि धन्वन्तरिं आदिदेवम्। Bro, please, yes. You going? अब समय है अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करने का, और मैं आकांक्षा करती हूं कि हमारे मंचासीन विभूति हमें अनुमति दे कि हम उनका स्वागत कर सके। स्वागत की कड़ी में हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं पद्मश्री एवं पद्म भूषण श्री देवेंद्र त्रिगुणा जी का से, जो अध्यक्ष है राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ
आयुष मंत्रालय, भारत सरकार। अब मैं डीपी आहूजा सर, प्रमुख सचिव आयुष विभाग मध्य प्रदेश शासन से आग्रह करूंगी कि पुष्प गुच्छ से वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। डीपी आहूजा सर। धन्यवाद सर। हमारे साथ मंच पर शोभा बढ़ा रहे हैं श्री इंद्र सिंह जी परमार, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष विभाग मध्य प्रदेश शासन। मैं आयुक्त आयुष विभाग श्रीमती आर उमा माहेश्वरी जी से आग्रह करूंगी कि वे माननीय आयुष मंत्री जी का स्वागत करेंगे। आप सभी करतल ध्वनि से अपना हार्दिक स्वागत सर तक पहुंचाते रहें प्लीज। स्वागत इस कड़ी में माननीय विधायक श्री भगवान दास सबनानी जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। विधायक दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में वैद्य एस.एन. पांडे जी से, जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन, वे स्वागत करेंगे माननीय विधायक श्री भगवान दास सबनानी जी का। धन्यवाद महोदय। इसके बाद हम प्रतीकात्मक स्वरूप 8 वैद्यों का सम्मान कर रहे हैं मंच से। वो बहुत कर्मठ एवं निष्ठांत वैद्य हैं। उनके सम्मान के लिए मैं अनुमति चाहूंगी माननीय मंच और मुख्यमंत्री महोदय से। सर्वप्रथम इस कड़ी में वैद्य रमेश माहेश्वरी भोपाल से, इनको प्रशस्ति पत्र देकर हम सम्मानित करेंगे। वैद्य रमेश माहेश्वरी जी भोपाल, उसके बाद वैद्य वासुदेव कावरा जी बड़नगर, उसके बाद वैद्य विनोद बैरागी जी उज्जैन, वैद्य लोकेश जोशी जी इंदौर, वैद्य रघुराज चतुर्वेदी जी विदिशा, वैद्य मुकुल पिंडावाला उज्जैन, वैद्य प्रोफेसर नारायण जाधव महाराष्ट्र, वैद्य राजीव मेहता चंडीगढ़। रमेश्वर माहेश्वरी वैद्य वासुदेव काबरा जी बड़नगर से, वैद्य विनोद बैरागी जी उज्जैन से, वैद्य विनोद बैरागी जी, आप सभी लोग इस उधर से आप निकल जाएंगे स्टेज से। वैद्य रघुराज चतुर्वेदी जी विदिशा से, वैद्य विनोद बैरागी जी उज्जैन से, वैद्य लोकेश जोशी जी इंदौर से, वैद्य मुकुल पिंडावाला उज्जैन से, सभी लोग मंच के दाएं साइड से उतर जाएंगे प्लीज। वैद्य लोकेश जोशी इंदौर, वैद्य मुकुल पिंडावाला जी, इसके बाद
उज्जैन से का सम्मान होगा। वैद्य मुकुल पिंडावाला उज्जैन, वैद्य प्रोफेसर नारायण जाधव महाराष्ट्र, वैद्य प्रोफेसर नारायण जाधव महाराष्ट्र से और वैद्य राजीव मेहता जी चंडीगढ़ से। इसके बाद हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित व्याख्याताओं के नियुक्ति पत्र प्रतीकात्मक रूप से 7 व्याख्याताओं को हम देने जा रहे हैं। सम्मानीय मंच के हाथों करकमलों से, मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से, वो सभी तैयार रहे। धन्यवाद महोदय। हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित व्याख्याताओं के नियुक्ति पत्र आज मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से देना चाह रहे हैं। डॉक्टर श्रुति वर्मा, पंडित खुशीलाल शर्मा, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश, करतल धनी से इन नव चयनित और नव नियुक्त व्याख्याताओं का हम सभी हार्दिक स्वागत करेंगे। डॉक्टर रोहित खटीक, पंडित शिवनाथ शास्त्री, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय बुरहानपुर, डॉक्टर रीता धाकड़, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय ग्वालियर, डॉक्टर कविता राठौर, शासकीय स्वशासी अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय इंदौर, डॉक्टर रविंद्र भाटी, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय जबलपुर, डॉक्टर राजेश प्रजापति, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय रीवा। आप हैं डॉक्टर रोहित खटीक। अब आइए डॉक्टर रीता धाकड़। डॉक्टर रीता धाकड़, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश। डॉक्टर कविता राठौर, इंदौर कॉलेज, तैयार है। करतल ध्वनि से इन सभी नवनियुक्त व्याख्याताओं का आप सभी उत्साहवर्धन करें। डॉक्टर रविंद्र भाटी, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय जबलपुर। डॉक्टर राजेश प्रजापति, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय रीवा। डॉक्टर कीर्तिवाला तावड़े, शासकीय स्वशासी धनवंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय उज्जैन। ये प्रतीकात्मक स्वरूप हमने 7 व्याख्याताओं को यहाँ से नियुक्ति पत्र दिए थे। धन्यवाद महोदय। और अब समय आ गया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम पूरे सभागार के में बैठे विद्वानजन आग्रह करेंगे कि वो उद्बोधन के लिए पधारें। जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें। भोपाल में आयोजित आयुर्वेद की राष्ट्रीय संगोष्ठी में मंच पर विराजमान हमारे सौभाग्य की बात है, पद्मश्री पद्म भूषण मान्यवर देवेंद्र त्रिगुणा जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ आयुष मंत्रालय सरकार, यशस्वी मंत्री मध्य प्रदेश सरकार, आयुष उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा हमारा भिन्न मित्र माननीय इंदर सिंह परमार जी। ठंड मैंने सुना ताली वाली बजने से थोड़ी कम भी होती है। और किसी व्यक्ति का संबंध भगवान से हो न हो, आयुर्वेद का भगवान से जरूर है। और हमारे बीच भगवान दास सबनानी आए हुए हैं, हमारे माननीय विधायक और भाजपा के हमारे महामंत्री प्रदेश के, हमारे पीएस डीपी आहूजा जी आयुष विभाग, संजीव सिंह जी, श्रीमती उमा आर माहेश्वरी, डॉक्टर राकेश शर्मा जी, वैद्य मनोज नेसरी जी, कौस्तुभ जी, डॉक्टर गिरीश चंद्र वर्मा, कुलाधिपति वैदिक विश्वविद्यालय भोपाल, वैद्य एस.एन. पांडे जी, राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन, खास करके
पांडे जी, रणजीत पुराणिक जी, बैरागी जी, विनोद बैरागी जी, उमेश शुक्ला जी, इस सभागार में मौजूद चिकित्सा क्षेत्र के सभी सम्माननीय अतिथिगण, विद्यार्थीगण, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, आप सबका मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आयुर्वेद के पिछले सम्मेलन ही था वैसा है? मैं मान के चलता हूं, लोग कहते हैं आयुर्वेद की दवाई बहुत अच्छी तो रहती है लेकिन समय लगाती है, ऐसे ही कुछ बताते हैं। तो पता नहीं, मेरे में तो जल्दी असर कर गई। मैं उस समय शिक्षा मंत्री था, आप मुख्यमंत्री। पता नहीं क्या हमारे लिए सौभाग्य की बात है और कितना सुखद संयोग है जब हमारा ये सम्मेलन चल रहा है। इस चलते सम्मेलन में हमारी वह अवधारणा की पुष्टि भी हो रही है जब ये माना जाता है कि समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन में कई सारी चीजें निकली, उसमें भगवान धन्वंतरी भी प्रकट हुए। तो मुझे इस बात का दोहरा आनंद है। प्रयाग में मंथन भी चल रहा है, हमारे उस विश्वास की पुष्टि भी हो रही है गंगा तीरे। और जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश वो धरती है जो 28 में पुनः इसी चीज को दोहराने के लिए फिर एक बार दुनिया के सभी हमारी सनातन संस्कृति की ध्वजवाहक परंपराओं के सभी प्रकार के महान विभूतियों सहित हमारे आस्था, विश्वास, भाव, मनोभाव, सद्भाव सारी प्रकार से इस भाव पे चलने वाले लोगों के लिए पलक पावड़े बिछा करके हमारी सरकार 28 की तैयारी भी कर रही है। और मैं आपको भी निमंत्रण देता हूं। मोटे तौर पे 3-3 साल के अंतराल से ही आप शायद कार्यक्रम करते हैं, है? जो आप करते 4 साल वाला, तो 4 साल वाले अपन जरूर उज्जैन में करेंगे जब कुंभ मेला होगा। मैं आपको अभी से निमंत्रण दे रहा हूं। आपके लिए हम पलक पावड़े बिछा करके आपके आयोजक बन करके उस भूमिका में रहेंगे। जब आयुर्वेद की बात कर रहे हैं तो आयुर्वेद वास्तव में आज के समय में हजारों साल पुरानी परंपरा, लेकिन ज्ञात इतिहास में 5000 साल पुरानी तो मान ही लें। लेकिन अब जब दुनिया इस तरफ जा रही है, देख रही, समझ रही है, हम उनके एक तरह से राजदूत हैं। भारत हमारी इस विधा का दुनिया के अंदर, और यशस्वी प्रधानमंत्री तो क्या बात है, आपके ब्रांड एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर। और भारत से बाहर जाकर के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, कितने प्रकार से कोई व्यक्ति कितने मोर्चों पे काम कर सकता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हाँ, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पद के ऊपर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को देख करके उनके काम के, उनके गुणों के, उनके द्वारा सत्ता चलाए जाने के साक्षी भी हैं और हिस्सेदार भी। हमारी आंखों के सामने हम देख रहे हैं। माफ करना, कुछ समय पहले तक आयुर्वेद को एलोपैथिक हॉस्पिटल में कोई प्रवेश करने के लिए डॉक्टर नहीं मानता था। अरे आपकी दुनिया अलग है, अरे आप कहाँ इस एलोपैथिक में चिंता करो, अंदर आ रहो। मुझे तो आनंद आता था जब मैं प्रभारी मंत्री था उज्जैन में कोविड के समय, और हमारे काढ़े को अच्छे एलोपैथी वाले मांग मांग के पी के जिंदगी, ये दवाई मांग रहे थे कि जिंदा रहना, तो भाई इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और बड़े बड़े लोग इस मामले में, क्योंकि ये उनकी गलती नहीं,
जो जैसा अपनी लाइन पे आके चल गए, जो समझ गए, स्वाभाविक रूप से वो उसी दुनिया के उस आधार पे मानते थे। और वो डिग्रियां हमारे यहाँ एक संकट ये भी है कि डिग्री के आधार पे ही मान्यता है, तो डिग्री जिधर मिलती है उधर ही सब मान लेते हैं। कोई कागज पे डिग्री लिखान लग जाए कि भैया ये गंगोत्री हिमालय पे नहीं है, विंध्याचल पे तो लिखा है, तो लोग उसको मानने लग जाते हैं। लेकिन भले ही वो गलत तो बाद में सुधारते। मैं मान के चलता हूँ जो प्रत्यक्ष प्रयोग करके आयुर्वेद दिखाता है, बताता है, इसका कोई तोड़ नहीं। जब हमारे लिए जीवित सर्वे सतम की बात करते तो वो कोई और चीज से नहीं हो सकती है, लेकिन आयुर्वेद से पक्का हो सकती है, इस बात की गारंटी। उम्र के किसी मुकाम पे, किसी मोड़ पर जब कभी आपको अपनी जिंदगी से और शरीर से तालमेल मिलाने के आधार पर पुनः आपको उसी अवस्था को पाना चाहते हो, जिस भाव से आप जीना चाहते हो, तो कोई आपका हाथ पकड़ करे, मदद करे न करे, आयुर्वेद जरूर करेगा, इसकी गारंटी। क्या क्या है, क्या क्या छिपा है, कोई जानते ही नहीं है। जो जानता है वो फिर किसी को नहीं मानता, एक ही लाइन पकड़ता है। इसी से शुरू, इसी में समापन। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, परमात्मा ने जीवन अगर हमको दिया तो परमात्मा ने परस्पर अवलंबित जीवन दिया, एक दूसरे को जोड़ के दिया। ये अभी और कोई विधा को मालूम नहीं कि जहां आप हवा पानी जीवन जी रहे हैं, जहां आपका जन्म हो रहा है, जहां आपके शरीर में व्याधि आ रही, बीमारी आ रही, वहीं परमात्मा ने प्रकृति में आपको जीवन के लिए औषधि भी दी है। ये केवल आयुर्वेद वाले जानते हैं, और कोई नहीं जानता। और ये भी उसी थीम पर है जिस थीम पर हम जानते हैं कि हाँ, हम अपना जीवन का एक पल भी जी रहे हैं तो हमको ऑक्सीजन कहां से मिल रही है? हमको ऑक्सीजन वनस्पति से मिल रही है, वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो ये परस्पर प्रकृति का एक दूसरे के साथ जीने का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? ये जो हजारों साल से, लाखों साल से इस बात को लेकर चलने का मार्ग ही तो आयुर्वेद है। इसके बाहर क्या है? इसके अंदर ही अंदर सब कुछ। और इसीलिए केवल एक नहीं, कितने प्रकार से आयुर्वेद अपने अपनी जगह बनाता है। कोई जानते हैं, कोई नहीं जानते। अच्छे अच्छे से पूछो तो सार में आकर वहीं टिकाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि भाई आप भगवान को भोजन भी करा रहे हो, तो बड़े बड़े पंडित, माफ करना मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हो, लेकिन जानने वाले बहुत कम मिलेंगे कि आप ये 5 निवारे कहाँ दे रहे हो भोजन के, और ये जो 5 निवाले दे रहे हो तो ये जा कहाँ रहे हैं? ये हमारे शरीर के 5 प्राण तक पहुंचा रहे हो। आप प्राणा स्वा, उदाना स्वा, समाना स्वा, आप जो मंत्र बोल रहे हो ये अलग अलग प्राण है। ये धन्यवाद है, आज के जमाने में नए विज्ञान ने बता दिया है कि आजकल वेंटिलेटर में मालूम पड़ जाता कि ब्रेन गया बाकी बच्चा है। ये पहले आयुर्वेद वाले सबको मालूम था कि अपने आप में सबके प्राण अलग अलग, एक प्राण से सबका काम नहीं चल रहा। ये जो हमारे प्राण के जो अलग अलग हिस्से हैं, हृदय के प्राण अलग है, हृदय से लेके नाभि तक का अलग है, नाभि से लेके नीचे तक का अलग है, मस्तिष्क का अलग है। एक प्राण पूरे में घूमता है, और केवल वो प्राण नहीं घूमता, उसके 5 उप प्राण भी है। हमारी आंख खुली के खुली रह गई, हमारे नासिका से हमारा मुंह खुला रह गया, नीचे की हमारी इंद्रियों से ये जो प्राण उप प्राण, ये जो अपनी एक तरह से पतंजलि, ये कमोबेश जो आप बात कर रहे हो वो सब समग्र रूप से एक ही दायरे में आता है। इसीलिए स्वाभाविक रूप से हमने इस बात के लिए अगर कहा कि दवाई देकर के जिंदगी अच्छी होती है, तो अगर योगासन पे जाओगे तब भी उसी बात पे लाइन पहुंचाएगी। इस बात को कहने के लिए और कोई मार्ग नहीं है, आयुर्वेद ही है कि हाँ, कहता कि भाई आप हमारे पास आओ, उपचार पाओ, और रोज रोज नहीं करना हो तो योगासन पे जाओ। और दोनों तरफ आप देखो, मैं तो इस बात का गवाह भी हूं, मैंने अपने पे भी प्रयोग करके देखा कि अगर किसी भी व्यक्ति का बीपी 130-40 है, वो कराए थेरेपी और नाप के देख ले 120-80 निकलेगा, उससे बढ़ता ही नहीं, घटता ही नहीं। हाथों हाथ कोई इलाज नहीं है। आप रात भर भी सो तब भी आपका 10-20 ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन 1 घंटे की आपने थेरेपी कराई तो आप नाप के देखो
बराबर वो का वही मिलेगा। तो ये जो जादू होता है, ये और कोई जादू कहीं से नहीं आता। ये हजारों साल की तपस्या, कई कई जन्मों के पुण्य हमको मिलते हैं कि भारत में वो सारी चीजें जिसको जानने समझने के लिए दुनिया लालायित थी, एक तरह से अब अपने पीछे दीवानगी की हद तक जा रही। ऐसे में जब उनकी सबकी जिज्ञासा बढ़ रही तो हमारी भूमिका भी बढ़ रही, हमारी ड्यूटी भी बढ़ रही। हमको वो सब सावधानी भी रखना है, जिसके कारण से हमारी ये पेथी, मुझे पता ही नहीं चलता योग से कब योगा हो गया, बोलने बालने में एक मात्रा कब लग जाती समझ नहीं पाते। आयुर्वेद का अपना मूल भाव न बदल जाए, इसकी आवश्यक सावधानी भी रखें और आयुर्वेद के माध्यम से जो दुनिया को निरोगी रखने का संकल्प वो भी पूरा हो। इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने जब दोबारा ये सरकार यहाँ अपनी मध्य प्रदेश में बनी तो सरकार के बनते हमने कई संकल्प लिए। उसमें एक संकल्प ये भी लिया कि मध्य प्रदेश में वनौषधि पर्याप्त मात्रा में और भौगोलिक रूप से बहुत समृद्ध हमारा ये मध्य प्रदेश है। ऐसे में यहाँ हमारे लिए एक बड़ी संभावना आयुर्वेदिक कॉलेज की भी है। इसलिए हमने संकल्प किया 11 आयुर्वेदिक कॉलेज खोलेंगे। हमें इस बात का आनंद है और केवल आयुर्वेदिक कॉलेज हम खोलेंगे तब नहीं, मुझे ये भी बताते हुए अत्यंत आनंद है, हमारे पास 55 जिले सरकारी है, लेकिन 56 मेडिकल कॉलेज अभी मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ पर कार्यरत है, जिनपे हम अपने 9,500 विद्यार्थियों को अपनी इस विधा से जोड़ रहे हैं। और ऐसे में जब हम अपने 11 जोड़ेंगे तो 55 से ये खसक करके 67 तक जाएगी। लेकिन इतना ही नहीं, और रोज बढ़ रहा, इसकी तरफ में कोई तकलीफ नहीं, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में सुव्यवस्था स्थापित करते हुए। हमने अभी जानकारी निकाली, आपने कुछ घोषणा भी कही, एक विश्वविद्यालय की बात जरूर कही, इसको जरूर मैं संशोधन करना चाहूंगा। हमने कहा कि एक विश्वविद्यालय से अगर हम पूरा प्रदेश संचालित कराते हैं, माफ करना, उसके दुष्परिणाम हमारे सामने आए। हमने एक मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाई पूरे प्रदेश के लिए, और कोई परीक्षा में किसी परीक्षार्थी के रिजल्ट को लेकर कोई दिक्कत हो गई, कोई कोर्ट में चला गया तो पूरा प्रदेश परेशान रहता था, लगातार कष्ट आते थे। इसलिए अब जो शिक्षा नीति 2020 लागू हुई, उसमें कहा गया कि एक विश्वविद्यालय में सभी प्रकार के कोर्स पढ़ा सकते हैं, सरकारी हो या प्राइवेट हो। तो हमने अनुमति दी सभी विश्वविद्यालयों को, वो सभी प्रकार से अपने विश्वविद्यालय के अंदर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सब कुछ खोले। लेकिन अभी एक चीज की कमी लग रही थी, वो मैंने अभी आहूजा जी से भी बात की है कि हमारे यहाँ पर आयुर्वेदिक कॉलेज में डॉक्टर चिकित्सकों के तो प्रवेश हो रहे हैं, लेकिन पैरामेडिकल नर्सिंग ये कोर्स नहीं है। हमने कहा ये भी होना चाहिए, हमारे लिए बड़ी संभावना, बड़े पैमाने पर हमारे लिए वो सब अनुकूलता बने। इसलिए इस दिशा में हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। निश्चित रूप से इस पे हम ध्यान दे रहे हैं और ये आने वाले समय में इसके रिजल्ट मिलेंगे। आपने कहा क्लिनिक और नर्सिंग होम पंजीयन की प्रक्रिया में स्वास्थ्य विभाग तकलीफ देता है या स्वास्थ्य विभाग के पास जाना पड़ता है, और मैं मान के चलता हूँ कि वाकई ये आयुष का काम है। आने वाले समय में आयुष को ही ये काम दिया जाएगा ताकि वो अपने इस दिशा में आगे बढ़े। आयुष सीमा की मैंने घोषणा कर दी थी, मालूम पड़ा कि कोई दिक्कत आई है फाइनेंस वगैरह की, सारी दिक्कत दूर करेंगे। बिल्कुल 65 साल का आपको हक मिलेगा, हमारे लिए इसमें क्या तकलीफ। 62 से 65 हमारे बीच में जितने भी प्रकार के बाकी चिकित्सक है वो 65 तक करते, तो आप भी करना चाहिए। ये मध्य प्रदेश सरकार को इसमें कोई तकलीफ नहीं, निश्चित रूप से करेंगे। थोड़ा आपने जो बहुत सारी बातें लिख दी है, कुछ अगली बार के लिए भी रखोगे, एक ही बार करोगे। आपने कहा कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, ये जरूर हम इस पे काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसको उज्जैन में खोला जाएगा। हमारा बहुत अच्छा कॉलेज है, हमारी घोषणा भी है, भारत सरकार के पास वो विचाराधीन भी है। निश्चित रूप से हम इसको खोलेंगे। ये तो मान ही लिया पहले से आप। क्रय नीति में भी परिवर्तन कर छत्तीसगढ़ और अन्य राज्य की तरह बनाने की आपने बात कही है, तो हम तो इंडस्ट्रियों को प्रोत्साहन दे ही रहे हैं। निश्चित रूप से हम इस नीति को भी लागू करने की घोषणा करते हैं ताकि हमारे यहाँ अधिकांश ऐसे बड़े परिवार, बड़े घराने, और वैसे आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि ये जो हमारा अभी जैसे कल अग्निकांड की घटना घटी है इलाहाबाद में, ये जो टेम्परेरी रूप से निर्माण करते हैं मेले और इस व्यवस्थाओं में, तो हमने इसमें संशोधन किया। हमने कहा कि हरिद्वार की तर्ज पे उज्जैन का विकास करेंगे, क्योंकि भविष्य में जब भी मेले लगते हैं तो टेम्परेरी पैसा बहुत लगता है, लगाते हैं, तो उस पार्ट पे हम लगातार काम करते हैं। तो ये उज्जैन में भी पिछले 2016 में जब कुंभ मेला लगाया था
तो 4,000 करोड़ का खर्चा हमको उस समय आया था। अब तो निश्चित रूप से 25-30 पे जाने वाला। तो हमने कहा इसके बजाय परमानेंट रूप से अपने सभी साधु संतों को, सभी आचार्य महामंडलेश्वर को, सभी अखाड़ों को, संत को, प्रवचनकार को और आयुर्वेद में विश्वास करने वाले सभी संस्थानों को हम उज्जैन में भूमि उपलब्ध कराएंगे। इस आधार पर मुझे एक अच्छा प्रस्ताव मिला अभी हमारे महर्षि वेद विद्या प्रतिष्ठान की तरफ से। आपने कहा कि हमारे लिए विक्रमादित्य की न्याय परंपरा भी प्रसिद्ध है, और आपने एक प्रस्ताव दिया सरकार को। प्रस्ताव में आपने कहा कि विश्व का पहला है ना, शायद ये कहाँ है, नीदरलैंड्स में, लेकिन भारत में तो अभी नहीं है। तो क्या कहलाएगा वो? अंतर्राष्ट्रीय वैदिक न्यायालय। तो हम निश्चित रूप से आपके इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। आपको उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय वैदिक न्यायालय बनाने की ये घोषणा भी करते हैं, और आपके संस्थान के माध्यम से जो सरकार के जरिए आप चाहेंगे वो सब कुछ देने के लिए रहेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हम यहाँ अपने इस जगह बात कर रहे हैं, और ये वो राज्य है मध्य प्रदेश जिसने एलोपैथी को भी सारी विधाओं को पढ़ाने के लिए हिंदी को प्रोत्साहन दिया है। हमारे अगर इंजीनियरिंग के या मेडिकल के एलोपैथिक विधा से भी निकलने वाले बच्चे अगर राष्ट्रभाषा में पढ़ना चाहे तो हमने उस लिपि को भी स्वीकार किया है। तो जब इस तरफ बढ़ रहा है तो यूनानी की बात क्यों छूट रही है? यूनानी को भी हिंदी में पढ़ाया जाएगा हमारे प्रदेश के अंदर। चिकित्सा विधि से मतलब है, भाषा तो जो है वो है। अब हम तो जो भाषा जानते हैं उसी में पढ़ेंगे। अब जो आती वही तो पढ़ना चाहिए, और उसको अच्छी दक्षता से करेंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसे कई प्रयोग के लिए ऐसे मंच का से बेहतर कोई उपयोग हो नहीं सकता है। थोड़ा विलंब से आया, इसकी क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन जहाँ आपका कार्यक्रम हो रहा है आपके सबके लिए भी बताना चाहूँगा, सरकार ने बहुत सारे प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में हमने काम किया है। उस काम के आधार पर हमारे अपने प्रदेश की कई पहचान भी, इस प्रदेश की पहचान हमारे लिए टाइगर प्रदेश के माध्यम से भी। दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर अगर कहीं पाए जाते बाघ, तो वो हमारे देश में पाए जाते। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रदेश भर में सभी राज्यों में सबसे ज्यादा बाघ कहीं पाए जाते हैं तो वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, जहां हम अपने इस जगह इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और बाघ की भी विशेषता ही बताना चाहूंगा, आप डरना मत। यहाँ जिस राजधानी में हम कार्यक्रम कर रहे हैं ये एक तरह से बाघ का ही क्षेत्र है। कई सड़कों में दिन में मनुष्य घूमते हैं, रात को बाघ घूमते हैं हमारे इस भोपाल के आसपास भी। ये गौरवशाली पक्ष भी हमारे इस भोपाल से जुड़ा हुआ। और केवल बाघ नहीं, हमारे लिए तो तेंदुआ भी पूरे देश में और दुनिया में सबसे ज्यादा जहाँ मिलता वो राज्य हमारा अपना प्रदेश है। हमारे इसी प्रदेश में भेड़िए से लगा करके घड़ियाल तक वन्य जीवों के लिए सह अस्तित्व की भावना के आधार पर पूरे देश में दुनिया में आदर्श कोई राज्य है तो मध्य प्रदेश है। हमने सुना है और जानते हैं लोग, विधान कैसे आता है कि नदियां मतलब हिमालय, नदियों से जल राशि मतलब हिमालय। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नदियों का अगर बड़ा सम्मान हिमालय से माँ गंगा, यमुना, सरस्वती को मिलता है तो उतने ही सम्मान मध्य प्रदेश के विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों में भी है। उतनी जल राशि मध्य प्रदेश की यहाँ नदियों का मायका है। प्रदेश भर की बड़ी बड़ी नदियां देश भर में जहाँ हर किसी राज्य को गौरवान्वित करती है। नर्मदा मध्य प्रदेश से निकल करके गुजरात तक जाती है। हमारी ताप्ती मध्य प्रदेश से निकल करके बैतूल के पास से गुजरात तक जाने के पहले